स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम। ओके। अच्छा, कवलजीत कौर एक लड़की है, मुझे लगा लड़के का नाम है। ओके। तो अभी तक हमने जो हमारा आज का लेक्चर 5 है, 5th है हमारा। कल मैं नहीं पढ़ा पाई थी नेटवर्क इशू की वजह से, और हमने जो है बेसिक्स कंप्लीट कर लिया है स्टॉक मार्केट के, मतलब जितने भी हमें कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए थे थ्योरेटिकल फॉर्म में, वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। उसके अलावा मैंने उनका प्रैक्टिकल यूज़ कहाँ करना है वो भी आपको बता दिया है। इसके अलावा आप जितना भी स्टॉक मार्केट में पढ़ोगे वो सब एडवांस या इंटरमीडिएट वर्जन का होगा, जो बेसिक से ज़्यादा का होगा। ठीक है, तो मैंने वो सारे कॉन्सेप्ट कवर कर लिए हैं। अब हम लोग टेक्निकल्स के बेसिस को शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट है उसको कवर करेंगे। इसके अलावा उसका यूज़ कहाँ होगा और प्रैक्टिकली कैसे देखते हैं उसको, उसके बारे में मैं बताऊंगी। एडवांस और इंटरमीडिएट वर्जन मैं यूज़ नहीं पढ़ा पाऊंगी शायद, या फिर देखते हैं उसका। तो थ्योरेटिकल मैं सारा कवर करूंगी। इसमें हम लोग चार्ट्स के बारे में, पैटर्न्स को देखेंगे, और प्राइस वॉल्यूम जो कि मेन होता है उसको देखेंगे। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हैं। तो अभी मैं ये इंट्रोडक्शन की वजह डायरेक्ट शुरू कर रही हूँ कि क्या क्या पढ़ाना है वो उसकी जगह। तो मैंने पहले भी बताया, मैं फिर बता रही हूँ, इन्वेस्टमेंट हम लोग दो तरीके से करते हैं। दो तरीके से स्टडी करके हम लोग किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। पहला फंडामेंटली स्टडी करके, और दूसरा टेक्निकली। ठीक है, फंडामेंटल में हम लोग देखते हैं दो चीज़ें, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा होता है हमारे पास। क्वांटिटेटिव में हम लोग देखेंगे कि कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह हम लोग देखते हैं, और उसका कैश फ्लो क्या बता रहा है, उस चीज़ों को हम देखते हैं। फिर P&L रिपोर्ट्स कंपनी की, ये होगा क्वांटिटेटिव में। क्वालिटेटिव में हम लोग सप्लायर से बात करके देखते हैं कि उनका क्या विजन है कंपनी को लेके। फिर हम लोग मैनेजर से, कस्टमर से, अलग अलग लोगों से बात करते हैं और क्वालिटेटिव डेटा लेते हैं वहां से कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर सकती है इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये मेनली हमारा जो है लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा परफॉर्म रिजल्ट देता है, हमें रिटर्न्स अच्छे मिलते हैं लॉन्ग टर्म में। और ये हमें बताता है कि हमें कौन सा स्टॉक खरीदना चाहिए। और टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इसमें हम लोग चार्ट्स को देखते हैं, प्राइस एक्शंस को देखते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम पैटर्न्स को, पैटर्न्स जो ये प्राइस फॉर्म करते हैं उसको देखते हैं। कुछ इंडिकेटर्स बनाते हैं, ये प्राइस डायरेक्शन जो होती है इनकी, उस वो इंडिकेटर्स बनाते हैं। तो ये जो है टेक्निकल एनालिसिस हमें ये बताता है कि वो जो हमारा सिलेक्टेड स्टॉक था ना, कि हमें किस स्टॉक को खरीदना चाहिए, हमें से कब खरीदना चाहिए, ये हमें टेक्निकल एनालिसिस बताता है। इस और हम इसे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पर्सपेक्टिव से इसको कर सकते हैं कवर, कि शॉर्ट टर्म में हमें इन्वेस्ट करना है, लॉन्ग टर्म में करना है, दोनों को देख सकते हैं। इसके अलावा जो टेक्निकल एनालिस्ट होता है ना, कभी कभी वो फंडामेंटल फैक्टर्स को देखते ही नहीं है। ठीक है, उनके लिए अगर कोई भी मार्केट सेंटीमेंट है, या फिर मार्केट सेंटीमेंट मतलब कि मार्केट इमोशंस की, होता है ना, फीलिंग होती है कि ये जाएगा ऊपर, नहीं जाएगा इस कंपनी का स्टॉक। इसके अलावा कोई भी इकोनॉमिक फैक्टर है, इकोनॉमिक फैक्टर क्या क्या हो सकता है, एक देश की एम्प्लॉयमेंट रेट, फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, या फिर उसकी जीडीपी वगैरह, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं वो। और फंडामेंटल्स जो कि हमने अभी डिस्कस किए, फंडामेंटल फैक्टर होंगे। तो ये सब चीज़ें जो है ना, या फिर कोई भी न्यूज़ है मार्केट में, ये सब प्राइस में रिफ्लेक्ट होगी टेक्निकल एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ है, अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ है तो बायर रिस्पॉन्ड करेंगे और मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर कोई नेगेटिव न्यूज़ है तो सेलर रिस्पॉन्ड करेंगे और मार्केट नीचे आएगा। तो उनको नहीं फर्क पड़ता है जो फुल टाइम टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं कि मार्केट कैसा परफॉर्म कर रही है, आई मीन इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है, या फिर फंडामेंटल फैक्टर्स क्या कह रहे हैं, न्यूज़ में क्या आ रहा है, या फिर कंपनी क्या करती है, इवन वो ये भी नहीं देखते हैं, वो सिर्फ टेक्निकल फैक्टर्स को देखते हैं। तो हम ये सिर्फ डिस्कस करेंगे इसमें। इसके अलावा एक चीज़ होती है कि हिस्ट्री जो है ना,
अपने आप को दोहराती है, इतिहास खुद को दोहराता है। कैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि पहले आपने सुना होगा कि ये जो टूथपेस्ट वाले आने लगे थे नई नई कंपनीज, तो वो कहते थे कि आपको ये जो है, जो भी आप पुराने तरीके से ब्रश कर रहे हैं, अपने दांतों को साफ कर रहे हैं, वैसा आपको नहीं करना चाहिए। फिर उन्होंने खुद ही अपने टूथपेस्ट में नमक डालना शुरू किया, लौंग पता नहीं क्या क्या डालना शुरू किया, तो वही वापस उसी चीज को दोहराया। सेम अभी मैंने देखा है कि ये कॉपर कैंटारो की करके ऐड आती है, कॉपर के बोटल्स आने लगी है, वाटर बोटल्स। तो पहले ये लोग आरओ कर रहे थे सिंपल, और कॉपर का वाटर जो होता है वो बहुत अच्छा होता था, मतलब पहले ट्रेडिशन जो था उसको पीने का था, वो बहुत ही ज्यादा हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। अभी उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं। सेम जो बाबा वगैरह होते थे वो दाढ़ी वाड़ी रखते थे, कभी सोचा था कि वो जो है रिपीट होगी वो चीजें, लेकिन अभी सेम वही लोग बड़ी बड़ी दाढ़ी रखते हैं, बड़े बड़े हेयर स्टाइल रखते हैं। फैशन स्टाइल चेंज हो सकते हैं लेकिन वही सेम पैटर्न है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जो प्राइजेस है ना, वो भी खुद को दोहराएंगे ऐसा माना जाता है। तो सेम बेसिक इसी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं ये सारी चीजें, कि जो प्राइस है वो खुद को दोहराएगा। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस, तो ये एक अजम्पशन पे बेस्ड है कि, एक सेकेंड, हाँ, कोई भी इंफॉर्मेशन है जो कि प्राइस को अफेक्ट कर सकती है, जैसे कि कंपनी के फंडामेंटल्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स, मार्केट सेंटिमेंट्स, सब स्टॉक प्राइस में रिफ्लेक्ट होंगे। इसके अलावा हम लोग उन प्राइस एक्शंस की वजह से फोरकास्ट कर सकते हैं जो कि प्राइस की डायरेक्शन होगी। जो ये प्राइसेस शो कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि फ्यूचर में क्या प्राइसेस हो सकते हैं, मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी या साइडवेज रहेगी। तो उसके लिए उनके बेसिस पे हम लोग कर सकते हैं। फिर ये जो मेन जो दो चीजें हम पढ़ेंगे, प्राइस और वॉल्यूम, जो है इफेक्ट डालती है टेक्निकल एनालिसिस प्राइस पे। ठीक है, ये जो डेटा है उसके ऊपर। फिर ये मार्केट एक्टिविटी जो है वो कुछ इंडिकेटर्स को जनरेट करती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिनके बेसिस पे हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि क्या डायरेक्शन हो सकती है उस पर्टिकुलर स्टॉक प्राइसेस की। ठीक है, तो ये होता है टेक्निकल एनालिसिस के अंदर। ये समझ में आया कि टेक्निकल एनालिसिस होता क्या है। चार्ट्स को पढ़ते हैं हम लोग उसके, और हमें नहीं, कभी जो फुल टाइम टेक्निकल एनालिसिस्ट होता है वो फंडामेंटल फैक्टर्स को देखते ही नहीं है, वो प्राइसेस को ही देखते हैं। और ज़्यादा समझ में आने लगेगा जब हम प्रैक्टिकली करेंगे। तो इसमें तीन चीज़ें है ना, जो तीन एलिमेंट्स है वो इसेंशियल है। कौन कौन से? एक तो पास्ट प्राइसेस, जो कि हिस्ट्री होती है, मैंने बताया खुद की अंडरलाइन ट्रेंड क्या चल रहा है वो बता देता है। दूसरा, वॉल्यूम ऑफ ट्रेडिंग, कि वॉल्यूम कितना वॉल्यूम है, बायर्स बहुत ज़्यादा है, सेलर्स बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम से वो हमें पता लगता है। फिर टाइम स्पान, कि हम लोग कितना टाइम का चार्ट देख रहे हैं, 5 मिनट्स का, 15 मिनट्स का, एक वीक का, एक मंथ का। तो उसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे कि कैसे इफेक्ट करते हैं चीजें। फिर इसके अलावा जो टेक्निकल एनालिसिस है उसकी डेफिनेशन लिख रखी है कि स्टडी ऑफ मार्केट जनरेटेड पास्ट डेटा लाइक शेयर प्राइसेस, ट्रेडिंग वॉल्यूम एटसेट्रा टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ प्राइसेस। कि हम लोग इसमें क्या करते हैं कि मार्केट जनरेटेड पास्ट डेटा को उसको स्टडी करते हैं। फिर जैसे कि शेयर प्राइसेस और वॉल्यूम, उससे हमें क्या है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में क्या डायरेक्शन होगी प्राइसेस की। ठीक है, तो जैसे साइक्लिकल मूवमेंट्स एक बिजनेस में होती है, उसी तरीके से इसमें भी होती है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट होंगे उन्होंने साइक्लिकल मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा होगा। एक बिजनेस के अंदर ऐसे चलता है। ठीक है, ये जो होता है ये बूम का स्टेज होता है, कि अच्छा चल रहा है, मतलब बिजनेस बहुत एकदम अच्छा, एक नया प्रोडक्ट आया है, लोग उसको पसंद कर रहे हैं और वो ऊपर जा रहा है। ठीक है, मतलब लोग उसको ज्यादा खरीद रहे हैं। फिर एक होता है पीक फेस, कि बस अब इतने मैक्सिमम कस्टमर हो सकते हैं उस प्रोडक्ट के, इससे ज्यादा तो वो बिक ही नहीं सकते हैं। उसके बाद उन डाउन आना चलो शुरू हो जाता है, तो वो आ जाता है रिसेशन फेस। डाउन क्यों आता है? या तो उसका कोई अल्टरनेटिव आ चुका है, उसका मतलब प्राइस कॉम्पिटिटर कोई प्राइस कॉम्पिटिशन चल रहा है, या न्यू प्रोडक्ट आ गया है वैसा ही, मतलब उससे अच्छा हो। तो अब इस कंडीशन में क्या करते हैं कंपनी बिजनेस वाले, कि या तो कोई नई चीज को लाते हैं, नहीं तो ये क्या है कि बंद हो जाता है बिजनेस उनका। नई चीज को लाते हैं तो फिर से रिकवरी स्टेट जो है, ज्यादातर नई चीज को ही लाते हैं, नए प्रोडक्ट को, जिससे कि लोग उसे खरीदने लगे। फिर तो रिकवरी स्टेज दोबारा चालू हो जाती है, फिर वो बूम आता है, फिर पीक आता है, फिर ऐसे चलता रहता है। उसी तरीके से प्राइस एक्शंस का होता है, उसी तरीके से वो परफॉर्म करते हैं। ठीक है, ये हो जाता है एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग ट्रेंड्स को और ट्रेंड रिवर्सल्स को, ट्रेंड रिवर्सल्स क्या होता है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इनको आइडेंटिफाई करते हैं बाय सेल स्ट्रेटेजी के लिए, कि कब हमें खरीदना है, किस पॉइंट पे खरीदना है, कब बेचना है। ये सब स्ट्रेटेजीज के लिए हम लोग ट्रेंड और ट्रेंड रिवर्सल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। एक जो गुड टेक्निकल एनालिस्ट होता है वो दो चीजों से दूर रहता है, ग्रीड और पैनिक। ग्रीड लालच, पैनिक इमोशंस में आके कोई डिसीजन लेना। ठीक है, कोई ऊपर जा रही है, मार्केट ऊपर जा रही है, मेरा टारगेट यहीं पे ही हिट हो गया है,
ठीक है, फिर भी मुझे लालच आ रहा है कि और ऊपर जा सकती है, और वो और ऊपर जाने की बजाय यहीं से ही वो बहुत नीचे आ गई है। तो जितना प्रॉफिट मुझे यहाँ से मैंने खरीदा था, यहाँ तक हो सकता था ना, वो भी नहीं हुआ और इतना नीचे आ गया, मेरे को लॉस और हो गया इतना। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रीड की सिचुएशन है, मुझे लालच आ रहा है, अगर पैनिक कि मैं खुद ही अपनी स्ट्रेटेजीज को लेके कंफ्यूज हूँ कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, तो वो पैनिक की सिचुएशन हो जाती है। तो एक टेक्निकल एनालिस्ट होता है तो अच्छा वाला, वो इन दोनों सिचुएशन से दूर रहता है, अपना स्टॉप लॉस को फिक्स रखता है, इसके अलावा अपने टारगेट प्राइस को फिक्स रखता है। ठीक है, और एक, हाँ, ठीक है, और मैंने बताया ये सब मैं बता चुकी हूँ कि एक जो टेक्निकल एनालिसिस्ट है उसको नहीं फर्क पड़ता है कंपनी क्या कर रही है, उसको यही इजी लगता है, क्योंकि फंडामेंटल फैक्टर्स जो है, फंडामेंटल स्टडी करना बहुत ज़्यादा लेंथी है, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है उसको पढ़ना, उसके मुकाबले टेक्निकल एनालिसिस जो है वो ईजी है उसके बारे में स्टडी करना। फिर तो जो मेजर फैक्टर्स हैं एनालाइज किए जाते हैं टेक्निकल एनालिसिस के अंदर, वो है प्राइस और वॉल्यूम्स। प्राइस हमें पता ही है कि कोई प्राइस मतलब कितना उसका पैसे में जो उसकी वैल्यू है, तो उसमें चार चीज है, OHLC, हाई, एच मतलब हाई, यानी कि आज का हाईएस्ट क्या है प्राइस में, कि आज कितना हाई पे गया है, मैंने ये उसमें बताया था बेसिक से स्टॉक मार्केट पे कि कैसे होता है। फिर सी क्लोज, कि आज क्लोज कितने पे हुआ है, ओ ओपन, कि ओपन कितने पे हुआ है, एल लो, लोएस्ट प्राइस क्या था डे का। तो अब पहले मैं एक साइट बताती हूँ, ट्रेडिंग व्यू। इस पे आप लोग जो है टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये ज्यादातर, 3 इंडिकेटर्स तक आप इसमें फ्री में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग इस पे, एक मेरा नेट स्लो है शायद, मेरी आवाज तो आ रही होगी ना? थोड़ा नेट स्लो है। हमने जैसे रिलायंस का सर्च किया, ये आएगा अभी इसमें। ये रहा। ठीक है, तो एक सेकेंड, फ्यूचर है रिलायंस का। ये है। तो यहाँ पे तो हम सर्च कर सकते हैं कि जो भी कंपनी के बारे में हमें चार्ट्स देखने हैं तो हम यहाँ पे वो सर्च करते हैं। फिर ये यहाँ पे टाइम फ्रेम होता है कि मैं 5 मिनट का चार्ट देखना चाहती हूँ, 15 मिनट्स का देखना चाहती हूँ, 30 मिनट्स का, 45, ये सब टाइम फ्रेम्स यहाँ पे दिखाता है। इसके अलावा ये टूल्स हैं इसके जो हम अलग अलग यूज करते हैं, जैसे कि ये मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी है रेजिस्टेंस क्रिएट करने के लिए, तो वो मैं कर सकती हूँ। ठीक है, फिर ये अलग अलग है, मैं और इधर से ये ड्राइंग जो है उसको भी हम लोग हटा सकते हैं। जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे ये सब को यूज कैसे करना है वो भी हम देखते जाएंगे। फिर यहाँ से मैं टाइप ऑफ चार्ट चेंज कर सकती हूँ, जैसे कि कैंडल स्टिक लगा हुआ है अभी, तो मैं बार्स का भी कर सकती हूँ और लाइन का भी कर सकती हूँ, अलग अलग टाइप के चार्ट्स हैं। ये चार्ट्स क्या होते हैं, कैसे तीनों मतलब 3 4 जो अलग अलग टाइप्स के चार्ट हैं हम उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर्स क्या होते हैं उसके बारे में भी देखेंगे। तो ये अलग अलग इंडिकेटर्स हैं, हम इधर से चूज करते हैं वो। ये वॉल्यूम्स हैं, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे उसने खुद से ही कि निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है, बैंक निफ्टी कैसा है, उसके बारे में डिटेल्स दी हुई हैं कि कितना चेंज आया है, कितना परसेंटेज चेंज आया है, प्राइस चेंज आया है, और लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या था, कि लास्ट में कितना प्राइस चल रहा था। और आप खुद से भी ऐड कर सकते हैं। फिर ये जो प्राइस चल रहा है, मार्केट कितने पे क्लोज हुई है वो बता रखा है 17 मार्च में। सैटरडे संडे मार्केट बंद रहती है। फिर कितना परसेंटेज चेंज और प्राइस चेंज बता रखा है, कुछ न्यूज़ भी बताता रहता है ये इसमें। फिर वॉल्यूम्स में कितना वॉल्यूम्स कितना, यानी कि कितना बाय सेल हुआ है उसकी क्वांटिटी, एवरेज वॉल्यूम, मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कितना है, डिविडेंड यील्ड, कि डिविडेंड कितना परसेंटेज में दे रहा है।
उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिल जाएगी, इस पे हमें ध्यान नहीं देना। फिर मैंने ओपन हाई लो क्लोज का तो बताया ही था कि वो मनी कंट्रोल पे देख सकते हैं कि कितना गया है कितना नहीं गया है। अभी मैं दोबारा भी नहीं दिखाऊंगी क्योंकि फिर नेटवर्क प्रॉब्लम है, आगे इतना आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा फैक्टर है वॉल्यूम का, नंबर ऑफ शेयर्स चेंज हैंड ड्यूरिंग द डे। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था कि जितना बाय सेल हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम्स टेल यू द नंबर ऑफ शेयर्स दैट वर बॉट एंड सोल्ड इन अ पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, यूजुअली अ डे। यू कैन सी द वॉल्यूम शोन एज अ बार ग्राफ एट द बॉटम ऑफ स्टॉक। ये इसका बता रखा है कि इसमें जो वॉल्यूम्स का है, हमने उसमें भी देखा, इसमें बता रखा है। ये जो है मैं उसको और बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, इसके अलावा वॉल्यूम्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे करते हैं। कि डाउ थ्योरी के हिसाब से जो प्राइस मूवमेंट है, अगर उसको वॉल्यूम सपोर्ट कर रही है, रीजनेबल वॉल्यूम, तो एक अच्छा इंडिकेटर हमें मिल जाता है। हम अच्छे से उसको देख सकते हैं कि पॉजिटिव मूवमेंट है फिर नेगेटिव है, उसके बारे में भी हम देखेंगे अभी। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कोई प्राइस ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। हो सकता है कि वो फॉल्स हो, मतलब हम वो प्राइस जो है ना गलत तरीके से ऊपर जा रहा है, मतलब अभी ना रियल जो है उसकी वैल्यू नहीं है उतने ऊपर जाने की। वो हम किससे कंफर्म करेंगे? हम लोग वॉल्यूम से कंफर्म कर सकते हैं। वॉल्यूम्स क्या बताती हैं कि कितने उसके बायर्स हैं, कितने उसके सेलर्स हैं। अगर ये प्राइस ऊपर जा रहा है और हाई वॉल्यूम से जा रहा है, इसका मतलब चांसेस है कि वो और ऊपर जा सकता है। लेकिन वो ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम अभी भी लो है, तो आपको वेट एंड वॉच सिचुएशन है, वेट करना चाहिए। तो वॉल्यूम, कई लोग जो है वॉल्यूम वाला पैरामीटर नहीं देखते हैं, टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें हैं। आप कौन सी चीजें कवर करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि मैं सारा कवर नहीं कर सकती इसमें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मैं गाइड जरूर कर सकती हूँ। ठीक है, तो इसलिए वॉल्यूम्स और प्राइस मूवमेंट में वॉल्यूम, रीजनेबल वॉल्यूम जो है एक अच्छा कंफर्मेशन हमें दे देती है। फिर ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड होता है एक जनरल डायरेक्शन, कि प्राइसेस किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उसको हम लोग ट्रेंड बोलते हैं। अब ये 3 टाइप के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, तो एक सेकेंड। अप ट्रेंड, जो ये ट्रेंड होता है ना, वो कॉम्बिनेशन होता है अप मूव्स और डाउन मूव्स का। तो ये ऐसे भी अप जा रहा है और प्राइस में भी अप जा रहा है, तो ये हायर हाइज का कॉम्बिनेशन है। हायर हाइज का कॉम्बिनेशन है, हायर, वैसे तो ऊपर जा रहा है ये और वैसे भी ऊपर जा रहा है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ हायर हाइज इज अप ट्रेंड। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं, इसमें मैं आपको लाइव दिखा देती हूँ प्रैक्टिकल। ये कैंडल्स फॉर्म हुई, तो हम इस छोटे से अप ट्रेंड को देख लेते हैं कि ये प्राइस ऊपर गया। एक बड़ा दिखाती हूँ, नेट नहीं चल रहा है थोड़ा सा। ये देखिए, इस वाले को देखते हैं। ये पूरा रेड 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 बन रहा है, यहाँ पे पूरा ग्रीन है। देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ा डाउन मूव आया, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। डाउन मूव आया, फिर दोबारा प्राइस इसमें ऊपर जाने लगे। फिर ये देखो, हायर हाई हायर हाई हायर हाई, फिर ऊपर जा रहा है। और क्लैरिटी के लिए अभी आगे आएंगे ये चीजें। अब ट्रेंड इज एविडेंस्ड बाय क्रिएशन ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज। हायर हाई और हायर लो, अगर ये नीचे भी आ रहा है तो भी ऊपर बढ़ते हुए आ रहा है, नीचे भी आ रहा है तो भी ऊपर की डायरेक्शन में ही मूव करेगा, नीचे भी आ रहा है तो भी ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा। तो कंसिस्ट ऑफ हायर हाई एंड हायर लो, हायर हाई हायर लो। दूसरी तरफ होता है डाउन ट्रेंड, इसमें ये नीचे आ रहा है लेकिन वैसे प्राइस ऊपर गया है, तो लोअर हाई। नीचे आ रहा है वैसे प्राइस ऊपर गया है, लोअर हाई। और ये नीचे आ रहा है और नीचे ही जा रहा है, लोअर लो, नीचे आ रहा है नीचे ही जा रहा है, तो कंसिस्ट ऑफ लोअर लोस एंड लोअर हाइज। डाउन ट्रेंड हो गया। साइडवेज ट्रेंड होता है कि वो एक रेंज के अंदर ही मूवमेंट शो कर रहा है, इसी के बीच में घूम रहा है। ठीक है, ना ऊपर जा रहा है इससे और ना नीचे आ रहा है, उसको हम बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। हाई एंड लोज आर रेंज बाउंड और इन द सेम रेंज। तो इसका मैंने एग्जांपल भी लिया है आगे जाके। ये देखो, ये हायर हाई यहाँ पे बना, फिर यहाँ बना, फिर यहाँ लोअर हाई, फिर यहाँ हायर हाई, फिर लोअर हाई, मतलब हायर लोज, सॉरी, हायर लोज, फिर हायर हाई। तो इस तरीके से ये यहाँ पे
अप मूव का अप मूव और अप ट्रेंड में डिफरेंस है। अप ट्रेंड ज्यादा बड़ा होता है, यानी कि बहुत टाइम से वो चलता ही आ रहा है, तो उसको ट्रेंड बोल देंगे हम लोग। जनरल डायरेक्शन इसकी ऊपर जा रही है। दूसरी तरफ ये यहाँ पे नीचे आ रहा है, लोअर हाई है लेकिन ये, फिर ये दूसरी तरफ ये यहाँ पे लोअर लो हो गया इसका, फिर ये ऊपर गया, लोअर हाई है ये, कि ऊपर भी जा रहा है लेकिन लो डायरेक्शन में जा रहा है, फिर ये लोअर लो हो गया। सेम इस तरीके से वो डाउन ट्रेंड फॉर्म किया। ये लाइव मैंने ये डेटा खुद ही उठाया है ट्रेडिंग, इसमें देखो एनटीपीसी की जो कंपनी है वो उठाई है। फिर ये देखो साइडवेज ट्रेंड ऐसे हो सकता है, इसमें ऐसे कवर कर सकते हैं हम लोग कि ये जो है इसी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ना इससे ऊपर जा रहा है ना इससे नीचे जा रहा है, तो ये साइडवेज ट्रेंड फॉर्म कर रहा है इधर। तो ये समझ में आया अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड वाला। जब हम प्रैक्टिकली करोगे आप लोग तो उसको ज्यादा समझ में आ पाएगा आपको, ठीक है। और बाकी मैं कुछ यूट्यूब वीडियोस भी सजेस्ट करूंगी कि आप उनको देखना, और उससे क्या है कि आप लोगों को अच्छे से ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, मैं भेज दूंगी वो आपको। तो एक जैसे केवाईसी होता है, नो योर कस्टमर, अगर आपने सुना हो तो केवाईसी हम ऐसे मतलब खुद की टर्म बनाई हुई है कि नो योर सेल्फ। जैसे कि इंट्राडे ट्रेडर होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होता है, मीडियम टर्म इन्वेस्टर, लॉन्ग, आप क्या हो आपको ये पता होना चाहिए। इंट्राडे मतलब कि आप लोग जो ट्रेड है उसको उसी दिन क्लोज कर रहे हो, उसी दिन खरीदा उसी दिन बेच दिया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर क्या होता है, जो कि 2 days to 3 months तक इन्वेस्ट करके रखता है। मीडियम टर्म इन्वेस्टर 3 months to 1 year तक, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स मोर देन 1 year। अभी डिपेंड करते हैं, ऐसा नहीं कि आप इंट्राडे हो तो रोज इंट्राडे पोजीशंस ही लेते हो। डिपेंड करते हैं हमारे जो पर्टिकुलर शेयर है उसके ऊपर, कि हमें वो शेयर खरीदना है या नहीं खरीदना है, या खरीदना है तो कितने टाइम फ्रेम के लिए खरीदना है, कि हमको आज ही खरीद के, ये जो है ना शेयर, जो एग्जाम्पल के तौर पे ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा फ्यूचर में, लेकिन आज इसमें प्राइस मूवमेंट अच्छी है तो मैं आज इसमें से कुछ अर्न कर सकती हूँ, तो मैं इस पे ट्रेड लेती हूँ और आज इसको सेल कर दूंगी। तो हो गया वो इंट्राडे ट्रेडिंग। और दूसरा क्या है कि ये 2-3 महीने तक तो ये ठीक चलेगा, लेकिन उसके बाद ना इसकी पोजीशन अच्छी नहीं रहने वाली। इंट्राडे का एग्जांपल हम लोग अडानी का ले सकते हैं कि अडानी में बहुत मूवमेंट चल रही है, लेकिन अभी जिस हिसाब से न्यूज आ रखी है उसके हिसाब से कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में अच्छा चले, तो उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है। ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर में क्या होता है कि 2 to 3 months का होता है कि इसको कुछ टाइम तक के लिए होल्ड कर सकते हैं। मीडियम टर्म में क्या, कि 1 साल तक का देख सकते हैं कि हाँ ये ठीक चलेगा। लॉन्ग टर्म में कि मुझे लॉन्ग टर्म तक इसमें रहना है, 1 साल से ज्यादा टाइम में। तो ये होता है कि अलग अलग टाइम फ्रेम के हिसाब से अपने आप को डिसाइड करना कि मुझे इस स्टॉक में कौन सा ट्रेड लेना है। अगर ये इसलिए पता होना चाहिए कि हमने कोई शेयर खरीदा है, वो मैंने शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदा है कि मुझे ये 2-3 महीने तक होल्ड करना है, या 4-5 महीने तक होल्ड करना है, लेकिन फिर किसी दिन प्राइस बढ़ गए हैं, और मैं फिर वही अपना डिसिप्लिन बहुत जरूरी है इस मार्केट में, ठीक है, वही डिसिप्लिन खो रही हूँ और मैंने उसको बेच दिया, इंट्राडे कर दिया कि यार हाँ ठीक है ना, या फिर शॉर्ट टर्म में 2 दिन 3 मंथ से पहले बेच दिया अगर मैं मीडियम टर्म के लिए कर रही हूँ तो वो हमारा फिक्स होना चाहिए कि हमें करना क्या है। फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ और मेरे प्राइस जो है अभी लो चल रहा है, तो मैंने फेथ करा है ना उसमें कि लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म करेगा, तो मुझे होल्ड भी करना होगा। अब उसको बार बार नहीं चेक करना है कि उसमें कैसा परफॉर्म कर रहे हो, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो तो इसलिए डिसाइड करो कि आप कर क्या रहे हो, जिससे कि आपको क्या है कि कॉन्फिडेंस आए और डिसिप्लिन में आप रहो। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है इसमें चार्ट्स का, जो कि अभी हमने देखा। इसमें ये जो है सारा चार्ट्स का ही है ये। तो चार्ट्स का मेन है। अब हम लोग चार्ट के बारे में पढ़ेंगे, वैसे तो बहुत टाइप के होते हैं लेकिन हम 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे, लाइन चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट और बार चार्ट। लाइन चार्ट में क्या होता है कि मान लो 1 तारीख को प्राइस जो है 10 रुपए पे क्लोज हुआ, 2 तारीख को 15 पे हुआ, 3 तारीख को 20 पे हुआ और 4 को 50 पे हुआ। तो ये एक चार्ट में इसको प्लॉट कर देता है इन सभी पॉइंट्स को, और एक चार्ट बना देता है, ग्राफ में प्लॉट कर देता है, चार्ट फॉर्म होता है कि यहाँ पे ये हमने अलग अलग वो ले ली। फिर यहाँ पे एक दिन 10 पे गया, एक दिन 15 पे गया, फिर एक दिन 20 पे गया, फिर एक दिन 50 पे गया, ऐसे ऐसे करके ये एक हो गया। लेकिन इसमें क्या है, हमें सिर्फ ये क्या कर लेते हैं, क्लोजिंग प्राइस को लेते हैं कि उस डे का जो क्लोजिंग प्राइस होगा वो, या फिर अगर हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हैं तो पहले जो पिछले 5 मिनट में जो कैंडल कह रही हूँ, जो क्लोजिंग प्राइस रहा है वो, या फिर ये हम लेते हैं डे का कि प्रीवियस डे में जो क्लोजिंग प्राइस रहा है वो हमने ले लिया, उस बेसिस पे चार्ट फॉर्म हुआ है। अब ना तो हमें इसमें ओपन पता लगता, ना इसमें हाई पता लगता, और ना इसमें
लो का पता लगता कि ओपन कितना था आज का, फिर हाई कितना गया है, लो कितना गया है, इसके बारे में हमें इसमें नहीं पता चल पाता है। मैं इसमें दिखाती हूँ आपको कि ये लाइन चार्ट है। अब इसमें पता लग रहा है कुछ, ये सारे क्लोजेस्ट जो पॉइंट थे उन सबको कवर किया हुआ है कि यहाँ पे क्लोजिंग पॉइंट इसका 248 था, 248, तो उसमें ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है। इसलिए ये इसकी डिसएडवांटेज है कि ये जो है कवर नहीं करता है। जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है कि ये ओपन हाई लो पैरामीटर्स को कवर नहीं करते हैं। फिर दूसरी तरफ आता है बार चार्ट। बार चार्ट इस तरीके का दिखता है, इसमें दो डंडियां होती हैं, लेफ्ट और राइट साइड। अगर लेफ्ट वाली जो स्टिक है वो राइट वाली से ऊपर है, तो इसका मतलब जो है ओपन ज्यादा पे हुआ है और क्लोज कम पे हुआ है। ओपन ज्यादा पे होना, क्लोज कम पे, मतलब कि एक रेड कैंडल बनेगी और प्राइस उस दिन डाउन गए हैं। दूसरी तरफ ग्रीन कैंडल कब बनती है, जब ओपन कम पे हुआ है और क्लोज ज्यादा पे हुआ है। हाई और हाई एक रेंज आएगी, हाई से लेके लो तक की, इतना लोएस्ट गया है और इतना हाईएस्ट गया है, इतना हाईएस्ट गया है, इतना लोएस्ट गया है। तो इसमें वही लिखा हुआ है सेम चीजें, रेड मतलब डाउन और ग्रीन मतलब अप। दूसरे कलर्स भी होते हैं लेकिन मोस्ट कॉमनली यही है, तो इन्हीं को डिस्कस कर रहे हैं, रेड और ग्रीन को। तो ये रहा बार चार्ट, और ऊपर से मैं उसमें भी दिखा देती हूँ प्रैक्टिकली। ये रहा बार्स, ठीक है। लेकिन फिर भी ये इतनी क्लैरिटी नहीं देते हैं, तो मोस्ट जो कॉमनली यूज किया जाता है चार्ट, वो है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक चार्ट्स बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं। आपने भी कई रील्स वगैरह में या फिर कहीं भी तो शेयर मार्केट में कुछ देखा होगा, तो आपने इन्हीं चार्ट्स को देखा होगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक कैंडल होती है, इसको हम लोग बॉडी बोलते हैं, और इसकी दो विक होती है, विक या शेडो, इसको विक बोल सकते हैं, शेडो बोल सकते हैं। ये हाई होता है, ये लो होता है। तो अगर ये यहाँ पे ओपन हुआ है, ऊपर ओपन होके नीचे क्लोज हुआ है, तो एक रेड कलर की कैंडल फॉर्म होती है। दूसरी तरफ अगर इसका अपोजिट है, हाई लो सेम रहेगा, हाई ऊपर लो नीचे, तो यहाँ पे क्लोज हुआ है और यहाँ पे ओपन हुआ था, कम पे ओपन होकर ऊपर क्लोज हुआ है, तो एक ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होगी। ऐसा भी हो सकता है, कैंडल इस टाइप की हो सकती है कि हाई और जो क्लोज है वो सेम है, और लो ऐसे ऐसे इस टाइप की कैंडल बन सकती है कि हाई और क्लोज सेम है, या फिर लो ओपन सेम है, लो क्लोज सेम है, ऐसे भी कैंडल जो है फॉर्म हो सकती है, जो कि मोस्ट कॉमनली, तो हम भी इसी के बारे में ज्यादा देखेंगे। आप भी जब स्टडी करो तो कैंडल्स को ही देखना, क्योंकि ये ज्यादा डेटा बता देती है कि ये जो है इसका हाई इतना गया था, फिर इसका जो क्लोज हुआ है इतने पे हुआ है, ओपन इतने पे हुआ था। बड़ी कर देती हूँ मैं, नहीं दिख रही हो तो। जैसे इस वाली कैंडल को ले लेते हैं कि इसका जो हाई है वो इतना है, फिर ओपन इतने पे हुआ था, क्लोज इतने पे, और लगभग लगभग लो और क्लोज जो है वो सेम है, और ये सभी कैंडल स्टिक्स पे ये लगता है, ठीक है। फिर ये कैंडल स्टिक हो गया, ग्रीन या व्हाइट कलर की हो तो उसको हम लोग बुलिश बोलेंगे, और रेड या ब्लैक की हो तो उसको हम लोग बेयरिश बोलेंगे, ठीक है। ग्रीन की फॉर्म होती है, रेड की फॉर्म होती है, उनका कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको। फिर ये हमने अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ये डिस्कस कर लिया है। अप ट्रेंड में आपको कभी सेल नहीं करना है, आपको पता है जब मार्केट ऊपर जा रही है तो क्यों बेचना है भाई। तो इसमें एक थंब रूल ये है कि कभी नेवर सेल इन एन अप ट्रेंड। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो कभी नहीं खरीदना, कभी नहीं बेचना है। फिर मार्केट नीचे आ रही है तो कभी नहीं खरीदना है, नेवर कैच अ फॉलिंग नाइफ। गिरते हुए चाकू को बिल्कुल नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि आपको ही हर्ट होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपको याद रख के कभी भी डाउन ट्रेंड में नहीं खरीदना है। कुछ लोग होते हैं जो कि मार्केट को लेके हमेशा पॉजिटिव ही रहता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगी, या निगेटिव ही रहते हैं। लेकिन आपको समझना होगा ना कि मार्केट सेंटिमेंट्स क्या है, मार्केट कैसे चल रही है, तो उस हिसाब से आपको रिएक्ट करना आना चाहिए। फिर साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है कि इसमें एक रेंज में ही रहता है वो प्राइसेस, तो ये वेट एंड वॉच सिचुएशन है। लेकिन एक इसकी टिप है, वो क्या है कि आप कॉल ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं, वो जो है वो तो एडवांस वर्जन हो जाते हैं, लेकिन मैं एक बार थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ आपको कि डेरिवेटिव्स एक कॉन्सेप्ट है। मैंने ये कवर नहीं किया है, लेकिन नॉलेज के लिए आपको इंटरेस्ट हो तो मैं बता देती हूँ, ठीक है। डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, देखो पहले क्या होता था कि ए जो है वो किसान है और बी जो है बिजनेसमैन है, ठीक है। तो किसान के पास बिजनेसमैन आता है कि यार 1 महीने बाद मैं तुझसे ये जो तेरी फसल है ना, मान ले कि शुगर कैन की है, गन्ने की है, तो मैं तुझसे खरीदूंगा, और ये मैं तुझसे आज हम प्राइस डिसाइड करेंगे, आज ही हम लोग क्वांटिटी डिसाइड करेंगे, आज ही हम लोग डेट और टाइम डिसाइड करेंगे कि मैं इसको 30
मार्च को खरीदूंगा तुझसे, क्वांटिटी मैं तुझसे 15 किलो में ले लेते हैं, किलो का खरीदूंगा, और प्राइस मैं तुझसे 50 रुपए पर किलो खरीदूंगा, ठीक है। तो ये हमने आज ही डिसाइड कर लिया है, और फ्यूचर डेट हमारी 30 मार्च है, उस दिन मैं तुझसे खरीदूंगा। अगर हो सकता है, अब क्या चांसेस है कि वो प्राइस 50 से चल रहे हो उस टाइम 30 मार्च को। दूसरा क्या हो सकता है कि वो 50 के 52 चल रहे हो। तीसरा क्या हो सकता है, वो 48 चल रहे हो, ठीक है। 3 सिचुएशंस हो सकती हैं। इस सिचुएशन में क्या है कि अ, इसने इसको बेच दिए, पहले डिसाइड किया हुआ था, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। इसमें क्या है कि बिजनेसमैन का फायदा है, क्यों? क्योंकि मार्केट में प्राइस तो 52 चल रहा है, लेकिन हमारी डीलिंग कितने पे हुई है, 50 रुपीज पे। तो इससे क्या है, या तो वो किसान से 2 रुपए के हिसाब से 2 into 15 करके अपना पैसा ले लेगा, यानी कि 30 रुपए ले लेगा। या फिर क्या करेगा, वो उससे डिलीवरी ले लेगा गन्नों की 50 रुपए में, और 52 रुपए में उसे बाजार में बेच देगा। दो चीजें हो सकती है। ऐसी 48 रुपए पे आ जाएगा, उसमें क्या करेगा, जो किसान है वो या तो बिजनेसमैन से 2 रुपए ले लेगा, 15 किलो के हिसाब से 30 रुपए ले लेगा, या फिर क्या करेगा, उसको गन्ने बेच देगा और उसको 2 रुपए प्रति किलो का फायदा हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें होती थी फ्यूचर को लेके, उसको हम लोग बोलते थे फॉरवर्ड्स। फॉरवर्ड्स क्या हो गए, जिसमें ये सब फिजिकली ये चीजें होती थी, ठीक है। अब इसमें ना क्या क्या उसके नुकसान थे कि काउंटर पार्टी रिस्क हो सकता था। काउंटर पार्टी रिस्क मतलब कि सामने वाली पार्टी धोखा दे दे, मैं तो नहीं दे रहा, हमारा कहाँ लिखा हुआ है, केस कर दे, करना है तो कुछ लिखित में है ही नहीं, तो ये मुंह बोला ही तो डिसीजन है। तो सामने वाली पार्टी आपको धोखा दे दे, डिफॉल्ट कर दे आपके साथ। तो काफी चीजें थी, सबसे बड़ा रिस्क ये था इसमें। उसके अलावा इसका कोई रेगुलेटर नहीं था, ठीक है, इसको कोई रेगुलेट करने वाला नहीं है इस मार्केट को। अ, दूसरी तरफ इसी को ही ओवरकम करने के लिए फ्यूचर्स इंट्रोड्यूस किए गए, जो कि जिसको किसको इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है जिसका। वो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म कौन सा है अपना, स्टॉक एक्सचेंज, जिसपे ये सब जो है डीलिंग होती है। अब सेम चीज हम लोग इधर कर सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज पे, जहां पे हमें क्या मिल गया, रेगुलेटर मिल गया। रेगुलेट कौन करता है, स्टॉक एक्सचेंज, यानी कि वो आपकी सेटलमेंट की गारंटी आपको दे रहा है, और आपके पास काउंटर पार्टी रिस्क भी नहीं है। एक काउंटर पार्टी रिस्क ये भी यहाँ पे डिफॉल्ट रिस्क हो गया, ये जो सामने वाला धोखा देता है। काउंटर पार्टी रिस्क मतलब कि आपको ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमने जो बनाया है ना, मैं किसी सी आदमी को सेल नहीं कर सकता कि यार जैसे कि सी आदमी को कैसे सेल नहीं कर सकता कि मुझे लग रहा है बिजनेसमैन ने मुझसे 50 पे ले लिया, मुझे लग रहा है फ्यूचर में प्राइस 52 रुपए हो सकते हैं, तो मैं क्या करूं, पहले ही उसको सी को सेल कर दूं, सी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लूं, और फिर इसको मैंने 52 के अभी जो है प्राइस पे बेच दिया, और ये कह रहा है कि 52 पे इसने ले लिया, तो उसके जो है रिस्क कम करने के लिए। लेकिन सी उसको मिले ही ना, तो डी उसको मिले ही ना, तो बेचने के लिए अपना प्राइस, तो एक काउंटर पार्टी रिस्क हो गया, मेरे को मिल नहीं रहा। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पे तो बहुत सारे बायर सेलर होते हैं, तो वो रिस्क भी यहाँ पे कम हो जाता है। और इसके ये जो है फ्यूचर्स में, ये जो आपको ज्यादा अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, नॉलेज के पर्पज से मैं बता रही हूँ। ये एडवांस वर्जन हो जाता है थोड़ा, लेकिन अच्छी चीज है ये बहुत, ठीक है। तो ये काउंटर पार्टी रिस्क भी यहाँ पे चला गया, रेगुलेटरी रिस्क भी चला गया यहाँ पे, ये सब स्टॉक एक्सचेंज ने कवर कर लिया। फिर एक होता है ऑप्शंस। ऑप्शंस में क्या होता है, ऑप्शंस आपको राइट तो देता है, लेकिन आपको ऑब्लिगेशन नहीं देता है कि आप लोग उस चीज को खरीदो। तो उसमें दो तरीके से होता है, पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन। इसको आगे पीछे, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। इसको इस तरीके से ले सकते हैं कि अगर मुझे लग रहा है कि मार्केट डाउन जाएगी, ठीक है, यहाँ पे तो मार्केट डाउन जाएगी, तो या तो मैं कॉल ऑप्शन को सेल कर सकती हूँ, या फिर पुट ऑप्शन को बाय कर सकती हूँ। कॉल मतलब कि ऊपर जाना, पुट मतलब कि नीचे जाना। तो कॉल ऑप्शन को सेल कर देना मतलब कि मार्केट डाउन जाना प्रेडिक्ट कर रही हूँ, और पुट ऑप्शन, ये थोड़ा सा ना हैवी कंसेप्ट भी हो सकता है आपको समझ में ना आए, लेकिन जब कभी डिटेल में पढ़ोगे तो समझ में आएगा। पुट ऑप्शन मतलब नीचे जाना, और मार्केट में डाउन प्रेडिक्ट कर रही हूँ, तो मैं पुट ऑप्शन को बाय कर लेती हूँ। यानी कि पुट का मतलब नीचे जाना, और मैंने उसको बाय कर लिया, क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी। कॉल मतलब ऊपर जाना, मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी, तो मैंने कॉल को सेल कर दिया। दूसरी कंडीशन है, मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जा सकती है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, कॉल को या तो बाय कर सकती हूँ, या फिर पुट को सेल कर सकती हूँ। तो ये यहाँ पे ये वाली चीजें है। फिर इसमें भी बहुत सारी डिटेल जो है डिटेल में पढ़ना होता है। एक हो जाता है इसमें चौथा जो डेरिवेटिव होता है, वो होता है स्वैप्स। स्वैप्स में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है ये, जो ये हमारी इंटरेस्ट रेट होती है मार्केट में, इकोनॉमी में चल रही होती है, उसके रिस्क को कम करने के लिए ये बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस वगैरह इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमें नहीं जाना है।
डेरिवेटिव्स का जो थ्योरेटिकली मतलब हो गया वो ये हो गया कि ये जो है ना एक अंडरलाइंग असेट होता है जिसके बेसिस पे इसका प्राइस जो है वो डिसाइड होता है। अंडरलाइंग एसेट क्या हो सकता है कि मान लो हमारे पास गन्ने थे, ठीक है, अब गन्ने से हमारी चीनी बनती है। अगर गन्ने बहुत ज्यादा एक हमें ज्यादा प्राइस पे मिल जाए, 100 रुपए का मिल रहा है, तो चीनी की 150 रुपए की बनेगी। गन्ना हमें 80 पे मिल जाए तो चीनी 120 की बनेगी। इससे क्या है कि चीनी का प्राइस गन्ने के प्राइस पे डिपेंड कर रहा है। गन्ना जितना महंगा होगा चीनी के प्राइस उतने ज्यादा बढ़ जाएंगे, गन्ना जितना सस्ता होगा चीनी के प्राइस उतने कम हो जाएंगे। तो किसी चीज की वैल्यू किसी चीज पे अंडरलाइन उसके अंडरलाइन असेट पे डिपेंड करना, उसी तरीके से शेयर्स में होता है। एक शेयर हो गया रिलायंस का, एक हो गया रिलायंस फ्यूचर, कि ये जो रिलायंस फ्यूचर है अब इसका प्राइस रिलायंस पे डिपेंड करेगा। कैसे कि मुझे लग रहा है रिलायंस के प्राइस ना 30 दिन बाद ऊपर होंगे, आज 100 है तो 150 हो जाएंगे, ठीक है, तो मैं रिलायंस का फ्यूचर खरीद लेती हूँ जिसमें प्रिडिक्ट कर रही हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगी। एक जैसे मैं ऊपर प्रिडिक्ट कर रही हूँ कोई नीचे भी कर रहा होगा तो कोई इसको सेल करने वाला भी होगा। तो ये पूरी स्टडी होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, तो ये भी कभी कवर करेंगे अगर करना होगा तो। वैसे मैं इसमें नहीं कर रही हूँ ये, ठीक है। तो ये ऑप्शंस में हम इसको सेल कर सकते हैं। अब मैंने बताया ना कि हाँ इसका कॉन्सेप्ट मैंने शुरू क्यों किया था, वही बता रही हूँ आपको। मैंने आपको बोला ये पुट कॉल वाला, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया कि मैंने क्या किया। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट साइडवाइज चल रही है ना, ये सेलर के ऊपर जो है ना, ये सेलर प्रीमियम खाता है, बायर जो है उसको प्रीमियम देता है। यानी कि अगर बहुत डिटेल हो जाएगा, कवर करूँ नहीं करूँ समझ में नहीं आ रहा है, कर लेते फिर भी। जो एबीसी है ना उसका प्रीमियम प्राइस, उसका रियल प्राइस 100 है और उसकी जो लॉट है वो 50 है, यानी कि मुझे 5,000 रुपये देने हैं अगर मैं इसको सेल करना चाहती हूँ तो। दूसरी तरफ बायर को ये 5,000 रुपये देने की जरूरत नहीं है, बायर को एक छोटी सी अमाउंट देनी होती है, मान लो उसको 300 रुपये देने हैं। अब क्या है कि उसको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है लेकिन लॉस सिर्फ उसका ये 300 रुपये होगा। दूसरी तरफ जो सेलर है ना उसका अनलिमिटेड लॉस हो सकता है लेकिन प्रॉफिट उसका बस ये 300 रुपये ही है। तो ये चीज होती है उसमें, जितना ये ऐसे ऐसे चलेगा ना साइडवेज ट्रेंड होगा उतना ज्यादा सेलर को फायदा होगा। तो इसीलिए इधर लिखा हुआ है कि कॉल ऑप्शन कैन बी सोल्ड इन अ साइडवेज ट्रेंड एज टाइम वैल्यू इज गोइंग डाउन। टाइम वैल्यूज की वजह से उसके प्राइस डाउन जाते हैं तो उसको सेलर को फायदा होता है कॉल ऑप्शन के। तो ये हम कभी पढ़ेंगे अगर होगा तो, इसलिए ज्यादा डीप में चले गए शायद मैं, सॉरी उसके लिए। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है जिसको हम कवर करेंगे, आज के लिए फिर इतना ही रखेंगे। सपोर्ट क्या होता है, एक ऐसी चीज जहां से प्राइस नीचे नहीं जा रहे हैं या फिर उससे ऊपर जा रहे हैं। ये प्राइस ऐसे गया फिर यहाँ आ गया, फिर ऐसे गया फिर यहाँ गया, फिर ऐसे गया फिर यही वापस ऊपर इस पे ऐसे गया। तो ये जो एक लाइन है ना इसी के ऊपर प्राइस तैर रहा है, या तो इधर टच करता है फिर वापस इसी के ऊपर चला जाता है, इधर टच करता है फिर इससे ऊपर चला जाता है, इससे नीचे तो जा ही नहीं रहा है। तो ये एक सपोर्ट हो गया जो इससे नीचे नहीं जाने दे रहा है प्राइस को। दूसरी तरफ कोई शेयर है वो इधर टच करता है लेकिन वापस नीचे आ जाता है, इधर टच करता है फिर वापस नीचे आ जाता है, इधर टच करता है वापस नीचे आ जाता है। तो एक रेजिस्टेंस है जो अपने से ऊपर प्राइस को नहीं जाने दे रहा है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम लोग पढ़ते हैं कि एक जो प्राइस है उसी के अंदर घूम रहा है, इधर टच कर रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा है और इससे नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है, इससे नीचे इससे ऊपर नहीं जा रहा है, और सॉरी इससे नीचे नहीं जा रहा है और इससे ऊपर नहीं जा रहा है। तो ये हो गया। तो अब हम क्या सिचुएशन हो सकते हैं यहाँ पे कि हाँ यार ये चांसेस है आगे जाके इसके बनने के, सब इधर ही टच करेगा इधर से ऊपर जाएगा, तो मैं यहाँ पे बाय पोजीशन ले सकती हूँ। इसमें ये और भी फैक्टर्स कंसीडर किए जाएंगे कि वॉल्यूम क्या कह रहा है, इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं, वो भी हम देखेंगे। फिर यहाँ हमने बाय करके ये जब ऊपर जाएगा तो हमने उसको फिर हम टारगेट प्राइस फिक्स करेंगे कि कितने पे सेल करना है और स्टॉप लॉस अपना लगाएंगे कि अगर नीचे आ जाता है तो उस कंडीशन में क्या होना चाहिए। तो उसके लिए हम एसएल लगाएंगे अपना, फिर यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं अपना, या फिर जितना भी हमने प्रॉफिट लगाया है। या फिर हम क्या कर सकते हैं दूसरी सिचुएशन में कि मुझे पता है ये रेजिस्टेंस है इसके नीचे ही जाना है प्राइस, तो मैं यहाँ पे सेल भी कर सकती हूँ। मैंने बताया था ना कि शॉर्ट सेलिंग कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे सेल कर लिया और यहाँ पे उसको वापस बाय कर लिया। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है। तो उसका मैंने एक वो ले रखा होगा एग्जाम्पल, एक सेकेंड नहीं लिया हुआ। जैसे ये देखो ये सपोर्ट लेवल यहाँ पे एक बना हुआ है कि इससे प्राइस यहाँ टच कर रहा है फिर इसके ऊपर गया, इसके ऊपर गया, यहीं टच किया वापस यहीं से ऊपर गया, फिर यहीं आसपास घूमा इसके फिर वापस इधर से ऊपर चला गया। तो ये प्राइस का बताया। रेजिस्टेंस लेवल सेम इसमें कि प्राइस यहाँ पे टच किया फिर इससे नीचे आ गया, फिर यहाँ टच किया फिर इससे वापस नीचे आ गया, फिर इससे ऊपर नहीं गया फिर इससे ऊपर नहीं गया, ऐसे करके बता रखा है।
ठीक है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मैं सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ही देखती हूँ, मैं इंडिकेटर्स को ज़्यादा नहीं देखती, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है हम लोग खुद भी ड्रॉ करके देख सकते हैं इस पे प्रैक्टिकली कि कैसे यूज होता है इसका। मैं ले लेती हूँ 1 डे टाइम फ्रेम। इसको ऐसे ले लेते हैं। और हम यहाँ पे एक सपोर्ट ड्रॉ करते हैं। देखो ये प्राइस इधर 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 इधर, कोशिश करना कि ज्यादा कैंडल्स को वो ना काटे। ठीक है, अब ये देखो कि ये जो है इधर टच किया फिर वापस ऊपर चला गया, फिर इसके ऊपर रहा, इधर टच किया फिर इससे नीचे नहीं आया, फिर वापस ऊपर चला गया। मैंने आपके सामने ड्रॉ किया है, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। फिर इस बाउंड में घूमा, फिर ऊपर चला गया वापस, फिर थोड़ा तो नीचे आया पर लेकिन वापस इधर ही घूमा और वापस इधर ही ऊपर चला गया, इसके नीचे नहीं गया। फिर अभी ये जो है इसने यहाँ पे ब्रेकआउट, अभी यहाँ पे ब्रेक हो गया है कि अब प्राइसेस इससे नीचे जाने के चांसेस है। अब हम लोग पीछे और डेटा को देख के देखेंगे, लेकिन याद रखना ये डे फ्रेम है और इसमें मैंने कितना टाइम कवर कर लिया, ये यहाँ पे देखो अप्रैल से लेके मार्च तक का, लगभग 1 साल का देख रहे हैं हम लोग। ये पूरा चार्ट जो 1 साल का बन रहा है, 1 साल में ये इस प्राइजेस के यानी कि इस रेंज के ऊपर ही रहा है। ठीक है, तो ये सपोर्ट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया। रेजिस्टेंस भी हम लोग सेम ड्रॉ कर सकते हैं। रेजिस्टेंस ये यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखो ये प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ टच किया, फिर इसे नीचे आया, फिर थोड़ा सा ब्रेक हुआ था, फिर लेकिन वापस इधर से नीचे आया, फिर इधर के आसपास गया, फिर ये देखो इधर भी दोबारा हुआ है एक बार, फिर एक बार इधर हुआ है, थोड़ा सा ऊपर गया था पर इधर वापस आ गया। अब चांसेस है कि अगर ये उसके ऊपर जाए तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल इसका ये होगा। एक बार अगर सपोर्ट टूट जाए, मान लो कि इसको हम और आगे कर देते हैं, इसको और छोटा करते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं कि अब यहाँ पे दूसरा सपोर्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, अब ये जो पहला वाला इसके लिए सपोर्ट था ना, ये यहाँ पे सपोर्ट ये बन गया, इसके लिए न्यू सपोर्ट ये है, और जो इसका प्रीवियस सपोर्ट था वो इसके लिए रेजिस्टेंस बन गया है। ठीक है, और ये जब ये यहाँ पे तोड़ के ऊपर गया ना, तो यहाँ पे कोई एग्जांपल के तौर पे न्यू सपोर्ट क्रिएट हुआ, और ये यहाँ पे इसका जो न्यू है, ये जो इसका पहले रेजिस्टेंस था वो इसका सपोर्ट बन गया। न्यू रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ और जो पहला सपोर्ट था इसका रेजिस्टेंस है, उसका सपोर्ट बन गया। मतलब उल्टा हो जाता है, एक बार सपोर्ट टूट जाता है तो वो उसका न्यू रेजिस्टेंस बन जाता है, और रेजिस्टेंस टूट जाता है तो उसका न्यू सपोर्ट बन जाता है। ये मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये आपके सामने मैंने ड्रॉ किया है कि कैसे होता है ये। तो आज के लिए यही कॉन्सेप्ट रखते हैं। मैं रिवाइज कर देती हूँ। ब्रेकआउट क्या होता है, जब वो उस पर्टिकुलर लाइन को जैसे इस रेंज में घूम रहा है, सपोर्ट से टच उसको तोड़ देता है, उसको हम लोग ब्रेकआउट बोलते हैं। बेटर कंफर्मेशन, वॉल्यूम जो है इसका बेटर कंफर्मेशन होती है कि वॉल्यूम्स के साथ अगर वो तोड़े तो। अब जैसे यहाँ पे हम लोग वॉल्यूम्स में चेक करेंगे कि, एक सेकेंड इसको बड़ा कर देते हैं। देखो यहाँ पे देखो कितने हाई वॉल्यूम्स हैं, कितने हाई, ये देखो। तो हम लोग वॉल्यूम्स को भी चेक करते हैं कि क्या वॉल्यूम्स कैसे परफॉर्म कर रही है। अभी भी हम ऐसे सोचेंगे कि ये इतना हाई वॉल्यूम है, फिर हम सोचेंगे ऊपर जाएगा, तो ऐसे नहीं देखता है। तो ये वॉल्यूम्स अच्छा कंफर्मेशन होती है। तो वो सब हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो जो हमने कवर किया है। हम लोगों ने ये देखा कि टेक्निकल एनालिसिस होते क्या है। इसमें हम लोग प्राइस एक्शंस को पढ़ते हैं, और ये जो है हमें कौन सा स्टॉक कब खरीदना चाहिए उसके बारे में बताता है। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों के लिए हम उसको यूज कर सकते हैं। अब जैसे मैंने 1 ईयर का पूरा लिया था तो उस हिसाब से। ठीक है, उसके अलावा चार्ट्स क्या होते हैं, बस जो प्राइजेस हैं उसको प्लॉट कर दिया है। 3 टाइप के चार्ट्स हमने पढ़े हैं, लाइन चार्ट, बार चार्ट और कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि बहुत ही कॉमन है। ठीक है, फिर प्राइस और वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ा कि वॉल्यूम्स के साथ अगर सपोर्ट हो अच्छा तो हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अच्छे प्राइसेस ऊपर या नीचे जाएंगे। ठीक है, और प्राइजेस का कैसे होता है, OHLC, ओपन, हाई, लो और क्लोज। फिर टेक्निकल एनालिसिस जो है ग्रीड और पैनिक जैसी सिचुएशन से दूर रहते हैं,
हिस्ट्री अपने आप को दोबारा दोहराती है, जैसे साइक्लिकल मूवमेंट्स होती है वैसे ही प्राइस साइक्लिकल मूवमेंट शो करते हैं। फिर हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो हमने पढ़ा। इसके अलावा हमने अलग अलग टाइम फ्रेम अभी डिस्कस नहीं किए हैं, टाइम फ्रेम का और बता देती हूँ। टाइम फ्रेम का ये है कि अलग अलग टेक्निकल एनालिसिस अलग अलग टाइम के लिए अलग अलग टाइम फ्रेम देखता है, जैसे कि 5 मिनट्स का हो गया, 15 का हो गया, 30 का हो गया, 1 आवर का हो गया, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। अगर आपको इंटरडे ट्रेडिंग करनी है तो आप उसमें 5 मिनट्स और 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा। 30 मिनट्स का भी देख सकते हो इंट्राडे के लिए, ठीक है। अगर आपको पोजिशनल ट्रेड लेना है, यानी कि आपको उस ट्रेड में पोजीशन लेनी है, आपको उसे होल्ड करना चाहते हो कुछ टाइम के लिए, ठीक है, तो 1 आवर और 1 डे का आप लोग टाइम फ्रेम सेट कर सकते हो। टाइम फ्रेम कैसे सेट कर सकते हो, मैंने बताया कि यहाँ पे मैंने अगर लॉन्ग टर्म का लेना है ट्रेड, तो मैं यहाँ पे ये मैंने डे का ले लिया, सॉरी, ठीक है, डे का ले लिया, ये डे का है। अगर मुझे इसमें इंट्राडे ट्रेड करना होता तो मैं 5 मिनट्स का लेती है। 5 मिनट्स से लेकर देखो कैंडल्स कितनी कम हो गई, क्योंकि उसमें डे वाइज अगर हम पूरे साल करेंगे तो ज़्यादा मूवमेंट आई है। यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। फिर 15 मिनट्स का देख सकते हो, और ये 1 आवर का हो गया, ठीक है। तो ये अलग अलग उसका है टाइम फ्रेम जो है। फिर 1 वीक टू 1 मंथ देख सकते हो। आप लोगों को अगर 1 साल या 1 साल से ज़्यादा के लिए होल्ड करना है तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। ये टाइम फ्रेम के बारे में है। और हमने क्या डिस्कस किया, इसके अलावा हमने थोड़ा बहुत डेरिवेटिव्स का भी देखा, जो हमारा टॉपिक्स तो नहीं थे कवर करने वाले, लेकिन वो कॉल ऑप्शन वाला समझाने के लिए मैंने बताया। कभी आप दोबारा कभी पढ़ोगे तो शायद जल्दी कैच कर लो, क्योंकि अभी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है इस वजह से। और हमने क्या देखा इसमें, हमने ट्रेंड के बारे में पढ़ा, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। किस वजह से, अप ट्रेंड जो होता है हायर हाइज एंड हायर लोज का कॉम्बिनेशन है, डाउन ट्रेंड हायर लोज एंड लोअर लोज का कॉम्बिनेशन है, और सॉरी लोअर हाइज एंड लोअर लोज का कॉम्बिनेशन है, और साइडवेज ट्रेंड जो है एक रेंज बाउंड जो होता है उसके बीच में है। और इसके लिए थंब रूल है कि कभी भी इसमें बेचना नहीं है और इसमें कभी खरीदना नहीं है, और इसमें हम लोग वेट एंड वॉच सिचुएशन रहती है, या फिर हम लोग कॉल ऑप्शंस में सेल कर सकते हैं। तो ये सब हमने डिस्कस किया है आज के सेशन में। किसी को कोई यहाँ तक डाउट हो वो मुझसे पूछ सकता है। कोई डाउट है?